हेलो। चैप्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। हम एक टॉपिक कर रहे थे ट्रेनिंग वेरिएबल्स या कंपोनेंट्स जो क्या इफेक्ट करते हैं रेट एंड डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, यानी कि वो कंपोनेंट्स या वेरिएबल या फैक्टर्स बोल सकते हैं आप जो क्या इफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें हम कर रहे थे ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ सेशन पर वीक। ठीक है, सपोज अगर वीक में 2 दिन ट्रेनिंग सेशन होते हैं तो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 होगी। अगर वीक में 4 सेशन होते हैं तो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4। यानी कि एक वीक में जितने सेशंस होंगे उसको क्या बोलते हैं, उसे ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक स्टडी है, इसमें यह है कि 3 दिन तक का, ठीक है, एक चैलेंजिंग रेजिस्टेंस वर्कआउट किया जाए तो वो लगभग 7 to 8% क्या करता है, आरएमआर को रेज करता है। ठीक है, उसका एक प्रोबेबल रीजन क्या है, मसल बिल्डिंग प्रोसेस। यानी कि एक रीजन ये है कि मसल बिल्डिंग प्रोसेस की वजह से आरएमआर जो है 7 to 8% जो होता है वो रेज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। पहले देख लेते हैं आरएमआर क्या है। आरएमआर का मतलब होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट का मतलब है हमारी बॉडी को कुछ कैलोरी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आरएमआर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक चैलेंजिंग वर्कआउट लगातार 3 दिन तक का, मतलब 3 दिन तक का लगातार एक चैलेंजिंग रेजिस्टेंस वर्कआउट लगभग आरएमआर को 7 to 8% क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसमें एक प्रोबेबल फैक्टर क्या है, मसल बिल्डिंग प्रोसेस। मसल बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। मसल बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, कुछ हमारे मसल टिश्यू इस तरह से होते हैं। ठीक है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो उन मसल टिश्यू में क्या होता है, मसल टिश्यू में कुछ इस तरह से वियर एंड टियर होता है, यानी कि टूट फूट होती है, या जिसे बोलते हैं माइक्रो ट्रॉमा बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज है, हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी है, उसका बेस क्या है, सेल्स। हर एक सेल्स में क्या होती है, सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज के बाद मसल टिश्यू में माइक्रो लेवल पे ट्रॉमा होता है या वियर एंड टियर होता है या टूट फूट होती है, तो मसल सेल्स में इसके सैटेलाइट सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सैटेलाइट सेल्स। अब सैटेलाइट सेल्स क्या है, सैटेलाइट सेल्स को स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट होने के बाद ये किनका काम क्या है, इनका काम इस तरह से है, कुछ ये मसल टिश्यू पे जहां जब वियर एंड टियर होती है वहां क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रीजनरेट और रीबिल्ड करने का काम। ये क्या करते हैं, जो मसल टिश्यू में वियर एंड टियर हुई है वहां पर मसल टिश्यू को रीजनरेट और रीबिल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब ये प्रोसेस जो होगा, यानी कि इसी प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं आप, रिकवरी भी बोलते हो। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, वहां सोरनेस होती है। ठीक है, मसल्स में सोरनेस होती है ना। अब देखोगे सोरनेस क्या होता है, लगभग 1 या 2 दिन या मैक्स 3 दिन, डिपेंड करता है आपका वर्कआउट की इंटेंसिटी क्या है। तो वो सोरनेस खत्म हो जाती है कुछ देर बाद। ठीक है, वो सोरनेस इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि बॉडी जो होती है उस पूरे प्रोसेस को रिकवर कर पाती है या रिकवरी से गुजरती है। तो मैंने बताया इसके बाद क्या होगा, मसल टिश्यू का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यानी कि मोटाई जो होगी वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, काफी तक मसल्स की जो होती है, मसल्स में क्या होती है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अब इस सारे प्रोसेस के लिए क्या होती है, इस सारे प्रोसेस के बॉडी जो है एनर्जी को यूज करती है ना। उसकी एनर्जी में जो कंजप्शन होगी वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो वो सपोज अगर 2000 कैलोरी इस्तेमाल कर रही थी बॉडी, लेकिन जब मसल टिश्यू में वियर एंड टियर हो रहा तो कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करेगी बॉडी, 300 400 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपका आरएमआर जो होता है रेज हो जाता है। ठीक है,
बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए? ये सारे रिकवरी प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, आरएमआर आपका 7 to 8% के आसपास रेज हो जाता है, ठीक है। आगे एक स्टडी और है, उसमें बताया गया है इस स्टडी में 3 सेट्स, 8 एक्सरसाइजेस और 10 रिपीटिशन अगर की जाती है तो बॉडी को लगभग 72 आवर्स यानी कि लगभग 3 दिन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो जो ये पहला प्रोसेस था ना, यानी कि बेस लाइन पे दोबारा वापस पहुंचने के लिए, ये सारा इस स्टडी में बताया है 3 सेट्स, 8 एक्सरसाइजेस और 10 रेपिटेशन लगभग क्या रिक्वायर करती है? ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी 72 आवर्स फॉर मस्कुलर स्ट्रेंथ टू गेट बैक और एक्सीड बेस लाइन लेवल। यानी कि लगभग इस तरह का वर्कआउट किया जाएगा तो बॉडी को कम से कम 2 से 3 दिन की रिक्वायरमेंट होती है बेस लाइन पे वापस आने के लिए। अभी मैंने बताया कि 3 एक्सरसाइज, 3 सेट्स, 10 रेपिटेशन और 8 एक्सरसाइजेस अगर इस तरह का वर्कआउट किया जाता है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? लगभग 72 घंटे, किसके लिए? पूरे रिकवरी प्रोसेस के लिए, यानी कि जो मसल स्ट्रेंथ है वो अपने एक्सीड बेस लाइन तक का आने के लिए। कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं, जैसे कि सपोज अगर आप मंडे को पुश डे ट्रेन करते हो, पुश का मतलब हो गया चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया और ट्राइसेप्स हो गया, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे आप पुल कर सकते हो, ठीक है, और ट्रंक कर सकते हो। वेडनेसडे को क्या होगा? लो बॉडी कर सकते हो आप। अब दोबारा नेक्स्ट डे मतलब अगले चौथे दिन आप फिर दोबारा पुश डे कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें आपको कवरेज कितना रेस्ट मिल गया? अगर आपने मंडे को वर्कआउट किया, मंडे को चेस्ट यानी कि आपको बॉडी वाला मंडे को पुश वर्कआउट किया तो आपको कितना वो मिल गया? ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, ठीक है। फिर दोबारा आप थर्सडे को इसको दोबारा ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा जब आप नेक्स्ट डे यानी कि चौथे दिन पुश डे करने जाओगे तो जो मसल्स आपने इस्तेमाल किए वो क्या होंगी? वो रिकवरी प्रोसेस को पूरा करके क्या होगी? बेस लाइन पे वापस आ गई होगी, ठीक है। फिर वो दोबारा किसके लिए तैयार होगी? वो एक्सरसाइज स्टिमुली के लिए तैयार होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से मसल्स जो होता है वो बिल्ड होता है। और जो लोग बिगिनर लेवल पे हैं, ठीक है, मैंने बताया था बिगिनर लेवल पे जो एसीएसएम की गाइडलाइंस है वो क्या रिकमेंड करती है? वो रिकमेंड करती है कि बिगिनर लोगों को या जो लोग बिगिनर लेवल पे हैं वो 2 से 3 दिन हफ्ते में क्या वर्कआउट कर सकते हैं और हर टाइम वो क्या कर सकते हैं? पूरा बॉडी पार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिसर्च और है जो क्या शो करती है, ये रिसर्च शो करती है कि 10 वीक्स का बेसिक रेजिस्टेंस प्रोग्राम करने के बाद, या ये प्रोग्राम क्या दिखाता है? ये रिसर्च क्या दिखाती है? 10 वीक का बेसिक रेजिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, जिनमें 2 ग्रुप है, ए और बी, ठीक है। ए ग्रुप में लोग जो ट्रेनर्स थे, जो एक्सरसाइजर थे, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6 डेज अ वीक, यानी कि ये लोग इनकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी? हफ्ते में 6 दिन। और दूसरा ग्रुप था बी, इसमें जो एक्सरसाइजर शामिल थे वो लोगों की फ्रीक्वेंसी क्या थी? ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, लोगों की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी थी 2 दिन वीक में, ठीक है। इस रिसर्च में देखा गया कि ये दोनों ग्रुप में जिन लोगों की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी 6 दिन थी और दूसरे लोगों की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 दिन वीक में, दोनों ने लगभग क्या करा? इंक्रीज किया लीन बॉडी मास 1.4 kg के आसपास, ठीक है। तो यहां पर ये दिखाता है, इस रिसर्च में ये दिखाता है कि ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होने की वजह से, यानी कि ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी जो है दोनों में अलग अलग है, लेकिन दोनों में जो सेम गेन था या दोनों में जो रिजल्ट्स दिखे वो बहुत कॉमन थे, यानी कि दोनों लोगों ने या दोनों ग्रुप के लोगों ने लगभग लीन 1.4 kg के आसपास लीन बॉडी मास को गेन किया या इंक्रीज किया, ठीक है।
उसी ग्रुप में, उसी रिसर्च में वो लोग भी थे जिन लोगों ने हफ्ते में एक दिन वर्कआउट किया, ठीक है। उनके रिजल्ट्स में जो था वो लगभग जो गेन था वो काफी नॉमिनल था या काफी कम था। इसलिए ACSM की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी गाइडलाइंस क्या रिकमेंड करती है? ये रिकमेंड करती है अगर आप न्यू एक्सरसाइजेस हैं या बिगिनर लेवल पे हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करना जरूरी है, या ये इनकी रिकमेंडेशन है कि एक्सरसाइजेस जो है जो बिगिनर लेवल पे है उन्हें हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन क्या होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर और इसमें बताया गया एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ किसके लिए? सिर्फ लीन बॉडी मास को प्रिजर्व रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए। अगर आप लीन बॉडी मास को प्रिजर्व रखना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वह एक दिन जो हो गया हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है जो इफेक्ट करता है रेट एंड डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को? वो है एक्सरसाइज सिलेक्शन एंड ऑर्डर, ठीक है। एक्सरसाइज सिलेक्शन एंड ऑर्डर क्या डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है क्लाइंट का कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसकी टेक्निक पे, ठीक है। इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी का मतलब है कभी कभी आपको ऐसी कंडीशंस मिलती है जहां पर आपको एक्सरसाइजेस को या क्लाइंट को जिम से बाहर ट्रेन करना पड़ता है, तो इसलिए इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाती है, एक फैक्टर बन जाता है, ठीक है। किसके लिए? एक्सरसाइज सिलेक्शन और ऑर्डर के टाइम पे कि किस तरह की एक्सरसाइज को सिलेक्ट करना है और उनका ऑर्डर क्या होगा। चौथी चीज है टाइम अवेलेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें है दो तरह की चीजें, एक है प्राइमरी एक्सरसाइजेस और दूसरी असिस्टेड एक्सरसाइजेस। प्राइमरी एक्सरसाइजेस वो है जिसपे ज्यादा हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज शामिल करनी है हमें? इसमें वो एक्सरसाइजेस शामिल करनी है जो एक से ज्यादा ज्वाइंट को क्रॉस करे या मसल्स या ज्वाइंट को क्रॉस करे, जैसे मल्टीपल मसल्स ग्रुप हो गया, जैसे चेस्ट हो गया, थाई हो गया, ठीक है। और क्या बोला मैंने दूसरा बोला इसमें उन मसल्स ग्रुप को क्या करना है, शामिल करना है जो कि एक से ज्यादा ज्वाइंट को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, जैसे कि स्क्वाट हो गया और शोल्डर प्रेस, और वो भी सेम डायरेक्शन में। प्राइमरी एक्सरसाइजेस में उन एक्सरसाइजेस को शामिल करना है जिनमें जो कि जहां पर क्या हो, जहां पर ज्वाइंट्स जो है वो एक मतलब मोर देन एक ज्वाइंट को क्रॉस करे, मसल जो है एक से ज्यादा ज्वाइंट को क्रॉस करे और साथ में सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया और शोल्डर प्रेस हो गया। इसमें क्या है, स्क्वाट्स में क्या है, मल्टीपल ज्वाइंट्स है, इसमें आपका हिप भी शामिल हो जाएगा, आपका नी भी आ जाएगा, इसमें आपका एंकल भी हो गया, और साथ में क्या होगा, शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस भी क्या है, अपवर्ड मूवमेंट है, पुश मूवमेंट है, वो भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन में है। दूसरी असिस्टेड एक्सरसाइजेस। असिस्टेड एक्सरसाइजेस में क्या होगा, जैसे मैंने बताया था प्राइमरी एक्सरसाइजेस में वो एक्सरसाइज शामिल होगी जो एक से ज्यादा ज्वाइंट को क्रॉस करती है मसल्स। असिस्टेड एक्सरसाइज में क्या होगा, उन एक्सरसाइज को शामिल करना है जो सिर्फ सिंगल ज्वाइंट्स को क्रॉस करती है, ठीक है। इस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन करना है, ठीक है। हम करते हैं एक्सरसाइज सिलेक्शन एंड ऑर्डर। एक्सरसाइज सिलेक्शन और ऑर्डर में मैंने बताया ये डिपेंड करता है क्लाइंट का क्या एक्सपीरियंस है, उसकी टेक्निक का लेवल, ठीक है, साथ में इक्विपमेंट्स अवेलेबिलिटी और टाइम अवेलेबिलिटी। मैंने बताया था उसमें कि आप प्राइमरी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी एक्सरसाइजेस में मैंने बताया कि प्राइमरी एक्सरसाइजेस में वो एक्सरसाइजेस हैं जो जहां पर मसल्स ग्रुप जो है वो एक जॉइंट से ज्यादा क्रॉस करता है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में। असिस्टेड एक्सरसाइज में मैंने बताया था मैंने कि वो एक्सरसाइजेस शामिल करनी है जो सिर्फ सिंगल जॉइंट को क्रॉस करता है। दूसरा है आप स्टार्ट कर सकते हैं किससे, यूनिप्लानर मूवमेंट मशीन। जैसे देखो यूनिप्लानर का मतलब क्या है, यूनि का मतलब है सिंगल, प्लानर का मतलब हो गया एक डायरेक्शन में। मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं यूनिप्लानर मूवमेंट मशीन, जैसे कि लेग एक्सटेंशन हो गया, लेग कर्ल की मशीन होगी, ठीक है। प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, यूनिप्लानर से आप आ सकते हैं मल्टीप्लानर पे। मल्टीप्लानर का मतलब हो गया जहां पर बॉडी जो होगा एक से ज्यादा डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, जैसे कि क्रॉस केबल मशीन्स होगी। दूसरा
आप बिगिन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं सपोर्टेड मशीन, जैसे रोइंग हो गया, लेट पुल डाउन हो गया। इसे प्रोग्रेस कर सकते हैं अनसपोर्टेड मशीन से, जैसे कि बेंट ओवर रोइंग हो गया। तीसरा है मसल आइसोलेशन एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हिप अबडक्शन हो गया, अडक्शन हो गया। ये इसे प्रोग्रेस कर सकते हैं मल्टी जॉइंट्स एक्सरसाइज से, जैसे कि मल्टी जॉइंट्स में क्या क्या आ गया, जैसे डेडलिफ्ट करते हैं, ठीक है, स्क्वाट्स हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया, लंजेस हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं और इन पे जाके क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे यूनिप्लानर से मल्टीप्लानर पे गए, ठीक है, जहां पर बॉडी एक डायरेक्शन में काम करती है, यहां पर क्या होगी, एक से ज्यादा बॉडी क्या होगी, डायरेक्शंस पे काम करेगी या मूवमेंट करेगी। सपोर्टेड मशीन से अनसपोर्टेड पे गए। तीसरा है मसल आइसोलेशन एक्सरसाइज से क्या करा, मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेस पे। इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक्सरसाइज सिलेक्शन एंड ऑर्डर पे एसीएसएम की गाइडलाइंस क्या रिकमेंड करती है, एसीएसएम की गाइडलाइंस रिकमेंड करती है कि 2 से 3 दिन कम से कम क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, जिसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लगभग सारे के सारे मेजर मसल्स ग्रुप एक सेशन में हो पाए, ठीक है, और लगभग 2 दिन का यानी कि 48 आवर्स की रिकवरी टाइम हो, ठीक है। सपोज अगर आपने मंडे को चेस्ट प्रेस किया है, स्क्वाट्स किया है और शोल्डर प्रेस किया है, तो लगभग क्या होगा, सेम मसल्स ग्रुप को ट्रेन करने के लिए लगभग 2 दिन का 48 आवर्स की रिकवरी हो, यानी कि तीसरे दिन में हो, और सारे के सारे मेजर मसल्स ग्रुप जो इस एक सेशन में शामिल होने चाहिए। दूसरा क्या है रिकमेंडेशन, प्राइमरी एक्सरसाइज फॉलो करें असिस्टेड एक्सरसाइज को। प्राइमरी के बाद क्या हो, असिस्टेड। मैंने प्राइमरी में बताया था, प्राइमरी में वो एक्सरसाइज शामिल होती है जो मल्टीपल जॉइंट्स वाली मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो एक से ज्यादा जॉइंट्स को क्या करती है, वो मसल्स ग्रुप जो एक से ज्यादा जॉइंट्स को क्रॉस करती है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेड हो, जिसमें सिंगल जॉइंट्स मूवमेंट हो, या आप इस तरह से कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं, एक दिन अपर बॉडी और दूसरे दिन क्या हुआ, लोअर बॉडी। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, पुश पुल और लेग डे, ठीक है। दूसरा क्या है, टारगेट कर सकते हैं हम एगनिस्ट और एंटागनिस्ट। एगनिस्ट का मतलब होता है, मैंने बताया एगनिस्ट का मतलब होता है प्राइमरी, है ना, यानी कि एगनिस्ट का मतलब होता है मूवमेंट 3 तरह की होती है, 3 तरह की मसल्स इन्वॉल्व होती है। उसमें सबसे पहले होती है एगनिस्ट, एंटागनिस्ट और तीसरी होती है सिनर्जिस्ट। जब भी कोई मूवमेंट करते हैं उसमें मसल्स का रोल जो होता है 3 तरह से होता है, ठीक है। एक वो मसल्स होती है जिनका क्या होता है, जिनकी रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरी, यानी कि जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मसल्स को क्या करने के लिए, कंट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी होती है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, जो मसल्स क्या करती है, मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तीसरी मूवमेंट होती है सिनर्जिस्ट मूवमेंट। सिनर्जिस्ट में वो मसल्स इन्वॉल्व है जो कि सपोर्टिंग रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, सामने वाली ग्रुप की मसल्स, उसके पीछे की, जैसे कि सब एग्जांपल के लिए चेस्ट के साथ में बैक कर सकते हैं, बाइसेप्स के साथ में ट्राइसेप्स कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड के साथ में हैमस्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं कि जब भी एक्सरसाइज करें सेट्स के बीच में कम से कम रेस्ट को कर सकते हैं, ठीक है, या बिना रेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लो इंटेंसिटी पे, थोड़ा लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी पे। तीसरा है, आगे है सुपरसेट। सुपरसेट भी परफॉर्म कर सकते हैं। सुपरसेट में क्या हो सकता है, 2 एक्सरसाइजेस होती है जिसमें एगनिस्ट और एंटागनिस्ट शामिल होती है, यानी कि वो सामने की मसल्स और उसके अपोजिट ग्रुप की मसल्स। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, चेस्ट के साथ में बैक कर लिया, हैमस्ट्रिंग के साथ में क्वाड्स कर लिया, बाइसेप्स के साथ में ट्राइसेप्स कर लिया। आगे है कंपाउंड सेट्स भी कर सकते हैं। कंपाउंड सेट्स में क्या होता है, कंपाउंड सेट्स में भी 2 एक्सरसाइज होती है जो एक के बाद एक परफॉर्म की जाती है, जैसे कि, और उसमें क्या होगा, सुपरसेट में और कंपाउंड सेट में ये है डिफरेंस है। सुपरसेट में हमेशा एगनिस्ट और एंटागनिस्ट शामिल होती है, यानी कि सामने वाली मसल्स और उसके अपोजिट मसल्स। दूसरी होती है कंपाउंड सेट्स। कंपाउंड सेट इससे किस तरह से अलग है, कंपाउंड सेट में जो मसल्स इन्वॉल्व होती है सेम मसल्स ग्रुप की, यानी कि एक ही मसल्स ग्रुप की
यानी कि एक ही मसल्स इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप चेस्ट प्रेस करोगे तो चेस्ट प्रेस के साथ में आप बैक नहीं करोगे, जबकि डंबल फ्लाई करोगे वो भी चेस्ट के लिए, यानी कि इसमें एक ही ग्रुप की मसल्स को इस्तेमाल किया जाता है। सुपरसेट में क्या होगा, सुपरसेट में सामने और उसके जो दूसरी जो अपोजिट ग्रुप की मसल्स होती है उसको शामिल किया जाता है। दो से ज्यादा एक्सरसाइज इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। कंपाउंड सेट में क्या होगा, दो से ज्यादा एक्सरसाइज होगी, सीक्वेंसली क्या होगी, परफॉर्म की जाएगी, और साथ में क्या होगा, सेम ग्रुप की मसल्स क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। जैसे चेस्ट प्रेस के साथ में क्या होगा, डंबल फ्लाई, चेस्ट डंबल फ्लाई।